हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला एनडीए। सो स्टूडेंट, मैं साहिल शर्मा आज यहाँ पे आप लोगों को +1 क्लास का जो पहला चैप्टर है सेट, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग ये जो सेट है, सेट चैप्टर है, इसको किस पर्पज़ से पढ़ेंगे या किस लेवल तक का पढ़ेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है जी। हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे वो NCERT लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, जेई मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, जेई मेंस के लेवल तक जाएंगे। तो इसके बीच में एक और चीज लाई करेगी आपका एनडीए। तो मतलब हमारा स्टार्ट होगा एनसीईआरटी से और जब हम लोग जाएंगे जेई मेंस लेवल तक का तो हमारा एनडीए अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स होता क्या है, तो हमने ये जो वर्ड है सेट, इसको बहुत बार यूज करा होगा अपनी डेली लाइफ में कि भाई मेरे बाल सेट नहीं हो रहे, मेरी यूनिफॉर्म सेट नहीं हो रही, ठीक है, मेरी किताबें सेट नहीं हो रही, या किसी भी तरह से हमने इस वर्ड का यूज करा होगा। बट इन मैथमेटिक्स, इन आर क्लास 11th चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, हम लोग जो सेट है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इट इज ए well defined collection of objects। और मैं ये चीज कह सकता हूं कि भाई और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस या फिर दैट हैव वन कॉमन करेक्टरिस्टिक। अब इसको समझते हैं कि भाई इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर पोजेसेस वन कॉमन करेक्टरिस्टिक। ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये आंसर वेरी करता जाएगा। हो सकता है मैं 100 लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं तो उसमें से 10 लोग बोलें कि भाई हमारा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो MS धोनी है। ठीक है, मैं भी इन्हीं 10 लोगों में मिलूंगा आपको। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो विराट कोहली है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारा फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा है। कुछ लोगों के लिए स्काई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हार्दिक पांड्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेरा जो आंसर है यहां पे ये वेरी कर रहा है। ठीक है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेरा आंसर जो है वो वेरी कर रहा है। तो मतलब कि ये वाला जो मेरा सेट है या ग्रुप ऑफ कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हु इज द फर्स्ट प्लेयर, या मतलब सेट ऑफ प्लेयर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि भाई सेट ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, तो इस क्वेश्चन का जवाब जब मैं किसी से भी पूछूंगा तो हर कोई जवाब मेरे को यही देगा कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना,
मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो मैं ये सेट बनाऊंगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना, बात समझ आई। तो इस सेट को मैं बोल सकता हूं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आके हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाए हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो ये सामने वाला सेट है वो सेट है या नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, तो अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब मैंने जब दिया तो मैंने ये सेट बना दिया। अगर यही क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता तो अब भी यही चीजें लिखते, यही मंथ लिखते, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर यही क्वेश्चन मैं किसी तीसरे बंदे से पूछता या हम लोग किसी तीसरे बंदे को बोलते कि भाई सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर बताओ, तो वो भी हमें यही जवाब देता, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी तीसरे बंदे के लिए, चौथे बंदे के लिए कोई एक एक्स्ट्रा मंथ भी एग्जिस्ट करता हो, नहीं ना। तो मतलब यहां पे सबके लिए आंसर हमारा सेम ही है, सबका आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, सेम। तो मतलब कि ये मेरा जो है वो क्या है, सेट है। अगर आपको एक देसी भाषा में इसको याद रखना हो ना तो इस तरीके से रख सकते हैं कि भाई जिस क्वेश्चन का जवाब हर किसी इंडिविजुअल का सेम रहे तो वो सेट है, अगर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करे तो मतलब कि वो सेट नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और मेन चीज तो जो डेफिनेशन है उसकी वो यही है कि इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में थे। तो वहां पे पहला क्वेश्चन ये था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे लेटर से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई। तो मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा हर कोई मेरे को यही जवाब देगा। या फिर अगर मैं वो देखूं कि भाई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट पोजेस वन कॉमन प्रॉपर्टी या वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मुझे उसने क्या बोल दिया है कि ए ईयर मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मेरे पास सिर्फ 3 ही मंथ है ना, जनवरी, जून एंड जुलाई। बात समझ आई। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक सेट। तो मतलब कि पहला जो मेरा पार्ट है वो क्या है, सेट है। अगर मैं अगला देखूं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन है कि भाई अगर वो बंदा इस दायरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर उसमें ये क्वालिटी है तो वो टैलेंटेड ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो टैलेंटेड वर्ड है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। हो सकता है मेरे लिए कोई अलग पर्सन टैलेंटेड हो, आपके लिए कोई अलग पर्सन टैलेंटेड हो, आपकी नजरों में कोई और बंदा टैलेंटेड हो, मेरी नजरों में कोई और बंदा टैलेंटेड हो। तो इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा तो वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा ना, वेल डिफाइंड नहीं होगा ना, कि भाई मेरी नजरों में जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उनकी प्रॉपर्टी या उनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हो सकता है और आपकी नजरों में उनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हो सकता है। तो मतलब कि ये हमारा जो सेट है या कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारा ये वाला जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। अगला जैसे है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, अब बेस्ट क्रिकेटर की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी ना कि भाई अगर वो उसमें ये क्वालिटी है तभी वो बेस्ट क्रिकेटर होगा, ठीक है। हो सकता है मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटर वो हो जो अच्छी बॉलिंग करता हो और आपके लिए बेस्ट क्रिकेटर वो हो जो अच्छी फील्डिंग करता हो, किसी तीसरे बंदे के लिए बेस्ट क्रिकेटर वो हो जो अच्छी कैप्टनसी करता हो। समझ आई बात। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वो वेल डिफाइंड एक कलेक्शन नहीं कर पाएंगे या फिर सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये भी मेरा जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मेरे लिए देखो, किसी एक पर्टिकुलर क्लास की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ उस क्लास के जितने भी बॉयज हैं और उस क्लास के जितने भी बॉयज हैं उनका मुझे एक कलेक्शन लेना है। तो सबके लिए बॉयज तो सेम ही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो मेरे को बॉयज दिख रहा है वो आपको गर्ल्स दिख रहा हो, सबके लिए बॉयज तो बॉयज ही रहेगा। बात समझ आई? तो ये जो कलेक्शन है वो मेरा वेल डिफाइंड है, या फिर सबकी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है जो कि क्या है, वो बॉयज है। तो मतलब ये मेरा सेट जो है वो कलेक्शन जो है वो एक सेट होगी। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि भाई योर क्लास तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर रही है ना, बट एक बार जब मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली उसके बाद तो बॉयज चेंज नहीं होने वाले ना। बात समझ में आई? अगर मैं मैंने बोला कि योर क्लास सपोज करो आपका नाम हर्ष है, मैं बोलता हूँ कि भाई हर्ष की क्लास में जो बॉयज है उनका कलेक्शन बताओ, तो मैं हर किसी को हर्ष की क्लास के लिए मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी का नाम मान लो मनीष है, मैं मनीष को बोलता हूँ कि भाई मनीष की क्लास में जितने बॉयज हैं उसकी कलेक्शन बताओ, तो मतलब क्लास मैंने फिक्स कर दी ना एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्लास वेरी कर रही है तो मैं सबसे फिर उसी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तुमसे सिर्फ हर्ष की बात करी या उससे सिर्फ मनीष की बात करी। बात समझ आई? एक बार मैंने क्लास फिक्स कर ली उसके बाद तो मेरा जो एलिमेंट है ऑल बॉयज वो तो वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे लिए जो बॉय है वो किसी और के लिए बॉय नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 की जो कलेक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 to 99। तो हर किसी के लिए वो 1 to 99 ही रहेगी। ऐसा नहीं है ना कि भाई मैं अगर नेचुरल नंबर लेस देन 100 लिखूं तो मैं कुछ और लिखूंगा और आप कुछ और लिखोगे। हर कोई 1 to 99 तक ही लिखेगा, तो मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, या फिर इनकी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है जो कि क्या है, वो लेस देन 100 है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगला है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मनीष मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल, उनका मुझे एक सेट बनाना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी नोवेल लिखे हुए हैं, तो मैं अगर कोई सेट बनाता हूं, आप लोग भी तो वही बनाओगे ना। आप लोग उस पर्टिकुलर सेट में, ऐसा नहीं है ना कि कोई और दूसरे की नोवेल वहां पे पुट कर दोगे, ठीक है। अगर उसने मेंशन कर दिया कि भाई मुंशी प्रेमचंद, तो मतलब हर कोई मुंशी प्रेमचंद जी की ही नोवेल उस कलेक्शन में पुट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये भी मेरा एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, या फिर ये कह लो कि इनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी कि भाई वो मुंशी प्रेमचंद जी का नोवेल है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब यहां पे भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई ऑल इवन इंटीजर्स की वो बात कर रहा है, तो सबके लिए ऑल इवन इंटीजर सेम होंगे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अगर मैं क्वेश्चन का सेट बनाऊं तो सबके लिए वो सेम होएगा, है ना, सबके लिए सेम रहेगा ना। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेट। मतलब इसको भी मैं क्या बोलूंगा, सेट। जहां पे मैंने क्रॉस लगाया वो उनको हम सेट नहीं बोलेंगे, जहां पे हमने टिक लगाया उनको हम लोग सेट बोल सकते हैं। अगला है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है, देखो भाई कुछ लोगों को लगता है कि भाई कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई सांप बहुत खतरनाक होता है। तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगा तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, सबके लिए सेम चीज नहीं है ना वो। तो ये भी हमारा जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वो भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो मतलब ये भी हमारा सेट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक एक बार सेट समझ आ गया होगा कि भाई सेट होता क्या है, ठीक है, सेट होता क्या है। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि सेट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक तो पहली बात इस ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर ही पुट करेंगे। और सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है हम लोग उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर हो गया हमारा ABC। ऐसा नहीं कि हर टाइम ही, बट मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में या क्वेश्चंस में आपको कैपिटल लेटर से सेट ही डिनोट किया जाता है। इसके अंदर के जो एलिमेंट है, जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से
रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी कोमा सी या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। दूसरी बात, अब सेट को हम लोग बनाते कैसे हैं? सेट मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे सेट ऑफ वोवल्स बनाना है, सेट ऑफ वोवल्स बनाना है, तो वोवल्स हमारे क्या होते हैं? ए कोमा आई कोमा ई कोमा ओ कोमा यू। तो एक तो मैं कोमा डाल के उनको अलग अलग करूंगा और उसके बाद उनको इस ब्रैकेट में मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। ब्रैकेट सेट के लिए हमेशा यही यूज होगी, इसके अलावा और कोई भी यूज नहीं होगी। अगर आप ये बनाते हैं या फिर ये बनाते हैं और कोई सी भी बनाते हैं तो हम लोग वो ब्रैकेट सेट के लिए यूज नहीं कर सकते। बात समझ आई? अब आगे पॉइंट आता है कि भाई कोई एलिमेंट है, जैसे अब मान लो ये सेट मैंने ले लिया कि भाई सेट ऑफ वोवल वो ए है, ए इज इक्वल टू मैंने इस तरीके से लिख लिया, जो ये तो हो गया सेट, और जो ये अंदर है ये मेरे क्या है? एलिमेंट्स। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक हमारा सिंबल होता है एप्सिलॉन, ये एक ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, हम लोग इसे बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम लोग इस तरीके का ई बनाते हैं। अगर वो नहीं करता है तो हम लोग इस ई को ऐसे काट देते हैं, तो वो आ जाता है डज नॉट बिलोंग। ये जो है वो है हमारा बिलोंग, और जो ये काट दे रहे हैं हम लोग ये है हमारा डज नॉट बिलोंग। आगे एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे मान लो उसने मेरे को बोला कि जो सेट ए है वो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस। ये जो सिंबल होता है एप्सिलॉन, ये तो होता है अगर वो बिलोंग कर रहा है। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं इसको लगाऊंगा डज नॉट बिलोंग। अब यहां पे उसने पूछा कि 5 और ए, जो ये मेरा 5 एलिमेंट है वो सेट ए में हमें दिख रहा है ना, तो मतलब कि 5 ए को बिलोंग करता है, तो मैं सिंबल लगाऊंगा ये वाला। अब यहाँ पे उसने पूछा 8 हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब कि वो बिलोंग नहीं करता, तो मैं ये काट दूंगा इसे। 0 भी बिलोंग नहीं करता तो मैं ये डाल के इसको काट दूंगा। 4 बिलोंग करता है तो मैं एप्सिलॉन का सिंबल बना दूंगा। 2 भी बिलोंग कर रहा है तो मैं एप्सिलॉन का सिंबल बना दूंगा। 10 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं इसको इस तरीके से काट दूंगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। फिर आगे आता है हमारे पास सेट को हम लोग उसका जो डिस्क्राइब है वो किस तरीके से कर सकते हैं। सेट को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली तो है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट डालते हैं और एलिमेंट को एक एक करके लिख के उसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ऊपर ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे हमें ये दिया हुआ ना ए, तो a इज इक्वल टू उसने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की वो होती है रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मुझे इसी को लिखना होता तो मैं कैसे लिखता कि a इज इक्वल टू, यहां पे कोई x है, विच इज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता था इस तरीके से कि भाई x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब कि हमें काइंड ऑफ सेट बिल्डर में एक इक्वेशन बनानी होती है या एक इस तरीके की डेफिनेशन लिखनी होती है जिससे हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ सके। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन होती है कि भाई इट इज ए सेट डिस्क्राइब्ड बाय
लिस्टिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं उसकी हम लोग लिस्ट बना देते हैं। ये जैसे लिस्ट बनाई हुई है, सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से सेपरेट कर देते हैं, विद इन द ब्रेसिस, जो ये ब्रैकेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिस, ठीक है, इस ब्रेसिस के अंदर। और सेट बिल्डर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट। कि भाई जैसे मान लो अब ये सेट था 1 2 3 4 5 6, अब मैंने इनकी प्रॉपर्टी को एक फॉर्म में लिख दिया कि भाई जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी मैंने उसको कैरेक्टराइज कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी यही थी ना कि भाई x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। या तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता था सेट बिल्डर फॉर्म को, या फिर मैं नीचे जो एग्जांपल दिया है इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बस याद आपने ये रखना है कि भाई मेरे को जो ब्रैकेट लगाना है वो हमेशा ये वाला लगाना है। बाकी आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उससे चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। पहला ये है कि भाई सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन होते हैं जो इसके रूट्स होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और यहाँ पे -1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, +1 कोमा -2। तो मेरे पास जो सेट है उसमें यही दो एक एलिमेंट है। तो उस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगा कि मान लो मेरा वो सेट A है, A इज इक्वल टू, ये ब्रेसिस बनाए, इनके बीच में रोस्टर फॉर्म में जब मुझे लिखना है तो ये +1 कोमा -2 और ये ब्रेसिस क्लोज, इस तरीके से मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब मान लो मेरा सेट वो A है और उसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट जो कंडीशन है वो क्या है, x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर देखूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो मतलब कि 7 मेरे सेट में नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ 6 ही एलिमेंट होंगे, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 4 5 देन 6। तो ये भी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। उसने हमें जो ये दिया हुआ है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिए होंगे, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिए होंगे, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी करेंगे। सारी ये पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल और क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। अब एनसीईआरटी बुक में जो पहली एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब उसने पहला सेट मेरे को क्या बोला है कि ए x विच इज एन इंटीजर एंड -3 और लेस देन, कि जो x है मेरा वो -3 के तो इक्वल है और उससे बड़ा है और 7 से छोटा है। तो मैं सेट क्या बना सकता हूं, इंटीजर मेरा क्या आएगा, इंटीजर मेरे पास पहला आ जाएगा -3, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे 7 नहीं डालूंगा क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ कि 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा होना चाहिए, तो मैं 7 यहाँ पे नहीं पुट करूंगा। तो पहले क्वेश्चन की मेरी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ये। और दूसरा उसने बोला हुआ है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर। अगर मैं b सेट यहाँ पे लिखूं इज इक्वल टू 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है लेस देन 6, तो मैं 6 या 6 से ऊपर की वैल्यू या एलिमेंट यहाँ पे पुट नहीं करूंगा। अगला सेट है हमारे पास C, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। नेचुरल नंबर हमेशा हमारे पॉजिटिव होते हैं और वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहते हैं। तो यहाँ पे तीसरे सेट में उसने बात जो करी है वो मेरा क्या करा है कि भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए 2 डिजिट जिसका सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए। अगर मैं सबसे छोटा देखूं तो एक हो जाएगा मेरे पास 17, फिर हो जाएगा 26, फिर 35, फिर 44,
53, 62 और 71, और हो जाएगा मेरे पास 0, 8, 0। ठीक है ना, उसने 2 डिजिट नंबर को नेचुरल बोला है, उसने जो सिंगल सिंगल डिजिट है उस नेचुरल की बात नहीं करी। ठीक है ना, उस नेचुरल की बात नहीं करी, तो मैं यहाँ पे 80 भी ले सकता हूँ। तो सी सेट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेट सी। सेट डी में उसने क्या बोला है, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब 60 के डिवीजर कौन कौन से हैं, डिवीजर मतलब जिनके टेबल पे 60 आ सकता है, और प्राइम नंबर की उसने बात करी है, तो प्राइम नंबर में 2, 3, 2 के टेबल पे 60 आएगा, 3 के टेबल पे 60 आएगा, 5 के टेबल पे 60 आएगा, और इसके अलावा किसी भी टेबल पे 60 नहीं आएगा। तो हमारा जो डी सेट है वो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। तीसरा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। अब यहां पे एक चीज समझने की है, मेरे पास जो सेट है वो है ई, इसको मैंने बोला कि भाई ब्रेसिस में डालूंगा। अब मेरे पास लेटर कौन कौन सा है, टी सबसे पहले, कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, कोमा ओ, कोमा एन। अब ये ओ मेरे पास दोबारा आ गया ना, उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, उसने मेरे से सिर्फ ये पूछा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में लेटर कौन कौन सा आ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि भाई कितनी कितनी बार आ रहा है। समझ आई बात। तो ओ मैंने अगर एक बार लिख दिया तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर एम मैंने नहीं लिखा अभी तक, तो एम, ई, अब टी भी पहले आ चुका है और आर भी मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो उनको दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगा, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास वाई, तो ये ब्रेसिस क्लोज। ठीक है, सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, एफ को मैं लिखूंगा, बेटर में बी आ रहा है, ई आ रहा है, टी आ रहा है और आर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। तो जितनी भी हमारे पास ये फॉर्म दी हुई थी उसने क्वेश्चंस में, वो दी हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म, वहां से हमने सारे जो सेट बनाया वो रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लिख दिया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास, अब मुझे जो लिखना है वो क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो मेरे जो कॉमन करेक्टर प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं वो मान लो एक्स है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू एक्स विच इज, एक्स इज एन स्क्वायर वेयर, या इसको मैं लिखूंगा एक्स इज एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यहां पे मेरे को दिख रहा है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 5 है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो मतलब कि x जो मेरा है वो n का स्क्वायर है, और n मेरा यहाँ पे क्या है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो जब भी मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो मैं n को पहले 1 पुट करूंगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा, n को 2 पुट करूंगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, n को 3 पुट करूंगा, तीसरा आ जाएगा, ऐसे ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x इज द स्क्वायर ऑफ, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी मैं अपनी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकता हूं। अगला देखिए, अगला उसने बोला है कि भाई राइट द सेट ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई न्यूमिनेटर में मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर मेरे को मिल रहा है, 1 ऐड कर रहा हूं डिनोमिनेटर मेरे को मिल रहा है, ऐसे हो रहा है ना सब में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जो मेरा सेट ए है, मान लो ए बी सी, सेट का नाम कुछ भी रख लो, क्योंकि उसने बोला नहीं है कुछ भी, ए रखो या बी रखो, तो अपनी तरफ से तुम कुछ भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू, मैंने यहां पे ले लिया n डिवाइड बाय n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। अच्छा, यहां पे ये इंफिनिटी तक नहीं है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरा
मेरे को ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी ना कि भाई वो पूरा n जो है वो इन्फिनिटी तक नहीं है, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा n मेरा 1 और 6, n मेरा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6 है। और यहां पे मैं ये भी मेंशन करूंगा कि n बिलोंग्स टू मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि n में मैं कुछ वो नहीं डाल सकता। यहां पे पहले मैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन मैं फिर अपनी ये इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर मेंशन नहीं करूंगा तो कोई भी इसमें रैशनल नंबर भी डाल सकता है ना, इरेशनल नंबर भी डाल सकता है, तो वो चीज़ नहीं डालनी, मेरे को चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है। और 1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल n लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा ए सेट। अब देखिए अगले 4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है उनको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है। मान लो जो मेरा ए सेट है इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और n का मैं लिख सकता हूं, देखो वो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो 1 और 4 के बीच में जो मेरा ये n लाई करेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं n मेरा लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 2 4 8 16 32। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब b को मैं लिखूंगा x वेयर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, और n बिलोंग टू यहाँ पे नेचुरल नंबर, वेयर n की पावर कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 2 की पावर 1 से लेके 5 तक। तो मैं इसको लिखूंगा कि n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन में है यहाँ पे 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। तो मतलब पहला 5 की पावर 1, दूसरा 5 की पावर 2, तीसरा 5 की पावर 3, चौथा 5 की पावर 4। इसको भी मैं सेम लिख दूंगा। मान लो ये मेरा सी सेट है, x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वेयर 1 n जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल n, 1 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 4। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है, जो मान लो ये सेट का नाम d मैंने ले लिया, x वेयर x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ऐसे उसने मेंशन नहीं करा कि भाई 2 या 3 एलिमेंट है तो ये इन्फिनिटी तक है, तो उसके बाद मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई जो मेरा n है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। बात समझ आई? उसके बाद ये मेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, ये आपने खुद करना है। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखते हैं, उसने बोला x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ये जो मैं सेट बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा। अब मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 ये जाते रहेंगे। बी में उसने बोला x इज एन इंटीजर, इंटीजर हमारा क्या होता है जो कंप्लीट नंबर होता है जो फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू -½ से लेके मतलब -0.5 से लेके 4.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर हमारा लाई करेगा, -1 0 1 2 3 और 4। मतलब ये एलिमेंट का मुझे सेट बनाना है, तो वो हो जाएगा मेरा -1, (0, 1, 2 3 और 4। सी सेट में है x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना।
एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका सेट मैं कैसे बना सकता हूँ, सी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीजर उसने बोला है यहाँ पे, इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो मैं अगर -2 का स्क्वायर लूँ तब भी मेरे पास 4 आएगा, -1 का स्क्वायर लूँ तो वो मेरा लेस देन एक्स हो जाएगा, और अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ, या सॉरी 0 का स्क्वायर लूँ, 1 का स्क्वायर लूँ और 2 का स्क्वायर लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है जी। अब डी है कि भाई लोयल वर्ड का मुझे सेट बनाना है, तो डी इज इक्वल टू बहुत आसान हो जाएगा ये तो, L, O, Y, A, ये हमारा आंसर आ गया बस। और ई और एफ जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन दिमाग लगा के सेट बनाना है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक से ही हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल है, उन्हीं के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 में, मुझे मैच द फॉलोइंग करना है। अब PRINCAPL ये जो सेट है वो हमें देख के पता चल रहा है कि भाई डी का है, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये ऑप्शन डी है कि वर्ड प्रिंसिपल के ही तो लेटर ही, तो ये हो जाएगा मैच इससे। यहां पे दिया उसने 0, अब 0 मेरे पास आ जाएगा x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास 0 आएगा ना, तो मतलब ये जो मेरा एलिमेंट है वो इस सेट का है। यहाँ पे 1 2 3 6 9 18, ये 18 के डिवीजियर है, तो ये इससे मैच कर जाएगा। x इज एन इंटीजर, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की मेरे पास दो वैल्यू आएगी, -3 और +3, तो ये बिलोंग करेगा इसको। ठीक है, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा जो डाउट वाला होगा जो आपको नहीं आता होगा। आप लोग इसको ट्राई करिए। इन केस आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें भी हमसे नहीं हो पाया कुछ भी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको अगली क्लास में हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसी की एक्सरसाइज 1.2, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस के भी और एनडीए के भी। मेन फोकस हमारा एनडीए पे रहेगा, बट हम लोग जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और हमारा सिलेबस जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके जितना इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।